अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिस इज़ रदा अहमद और आप मुझे देख रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अपडेट्स के चैनल पर। और इस वक्त हम कराची क्लब एनेक्सी में मौजूद हैं और मेरे साथ एक गेस्ट मौजूद हैं जिनका नाम है यासिर याकूब। ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ वाइड सिक्योरिटीज़। तो आज हम उनसे बात करेंगे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ टेक्निकल चीज़ें उनसे डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जो पाकिस्तान की जो करंट सिचुएशन चल रही है, जो रिसेंटली इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, उस हवाले से भी उनसे बात करेंगे। तो आइए चलिए प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और यासिर याकूब को वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम कि आपने इस प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। थैंक्स अ लॉट। तो हम स्टार्ट लेते हैं प्रोग्राम का इसी सवाल से, जो मैंने बेसिकली इंट्रो में भी कहा कि इंटरेस्ट रेट जो रिसेंटली बढ़ा है 16% तक गया है, तो इसका रिएक्शन जो है वो आपको क्या लगता है कि मंडे मार्केट में क्या रिएक्शन होगा इसका, और फिर कमिंग मंथ्स में क्या रिएक्शन रहेगा? देखिए, इंटरेस्ट रेट जो बढ़ा है, हम अगर मार्केट के हवाले से सिर्फ अगर बात करें तो ज़ाहिर-सी बात है नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, क्योंकि जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो फिर सबसे पहली चीज़ यही सोचते हैं, अगर 16% एनुअल रिटर्न हमें बैंक दे रहा है तो हमें क्या ज़रूरत है किसी भी जगह पर पैसे इन्वेस्ट करने की, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज हो, चाहे वो कोई भी किस्म का एसेट हो या कमोडिटी हो। तो अगर आप कोई बड़ा बिज़नेस भी कि कहीं पर किसी बड़े बिज़नेस का भी जब आप सेटअप बनाते हैं तो एंड ऑफ द डे आपका टारगेट ये होता है कि मेरा 50-20% एनुअल रिटर्न आना चाहिए। अगर यही रिटर्न आपको बैंक दे देता है तो फिर आपको अपने पैसों के ऊपर रिस्क लेने की क्या ज़रूरत है। इस वजह से एक नेगेटिव सेंटिमेंट जो है मार्केट में बनता है, और मंडे को जब मार्केट खुलेगी तो ऑब्वियसली हम ये देखेंगे कि मार्केट 600-700 पॉइंट नेगेटिव हो सकती है। लेकिन अगेन, जब मैं आपसे ये कहूँ कि 600-700 पॉइंट नेगेटिव हो सकती है तो क्या वो वहाँ पर रुकेगी या सस्टेन करेगी? ऐसा मुझे नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, 3-4 दिन तक एक नेगेटिव सेंटिमेंट रह सकता है, जिसमें मार्केट आपकी टोटल 600-700 पॉइंट नेगेटिव पॉइंट्स दिखा सकती है। और मार्केट आपको जो स्टॉक वाइज़ हम बात करें, स्क्रिप्ट वाइज़ बात करें तो हाँ, 5-7%, 10% एक आपको नीचे मार्केट मिल सकती है। लेकिन वो वहाँ पर सस्टेन नहीं करनी चाहिए। उसकी वजह यही है कि हमारी मार्केट ऑलरेडी बहुत सस्ते लेवल्स पर है। सारे स्टॉक्स बहुत अपनी अंडर वैल्यूड हैं, ऑलरेडी बहुत नीचे ट्रेड कर रहे हैं। हुँ, हुँ। तो इस वजह से ज़्यादा कोई नेगेटिव इम्पैक्ट मुझे नहीं लगता। फिर उसके बाद जब हमारी ये जो बॉन्ड्स की पेमेंट है ये हो जाती है, तो मुझे तो लगता है कि मार्केट वापस बेहतर हो जाएगी यहाँ से। अच्छा, ये होपफुली कब तक हो जाएगी? मतलब आपको क्या लगता है? पेमेंट तो देखें, 5 दिसंबर को हमारा टाइम था जो कि पेमेंट करनी है। हुँ, हुँ। वो तो इनफैक्ट अभी हिसाबदार साहब ने अनाउंस कर दिया है कि वो तो 2 दिसंबर को कर देंगे। तो एक ये पॉजिटिव साइन भी है, जिसमें आपका जो अगर हम 5th की पेमेंट 2nd को कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव साइन भी आ जाता है मार्केट के ऊपर कि हमारे पास इतनी ताकत है कि हम ये कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा चलें, ये जो इसहाक डार साहब की जो स्टेटमेंट है, इस पे हम फ़र्दर भी आगे थोड़ी-सी डिटेल में बात करेंगे। अभी मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि ये न्यूज़ जो है वो मार्केट क्लोज़ होने के बाद आई थी। तो अब इन्वेस्टर्स का क्या रिएक्शन होना चाहिए इस पे, और क्या मार्केट जो है वो अपनी उसी पोज़ीशन को जो है वो डिस्पोज़ कर देंगे या होल्ड पे रखेंगे? आप इस बारे में आपके क्या रिव्यूज़ हैं? देखें, अगर मैं लेवरेज पे हूँ और मैं ये सोच के चीज़ खरीद के आया हूँ कि मुझे रखनी ही 2-4 दिन है, उसके बाद मेरे पास रखने की या ताकत नहीं है या फिर मेरे पास उसको होल्ड करने की ताकत नहीं है, तो मैं डेफ़िनेटली उसको बेच दूँगा। लेकिन अगर मेरे पास चीज़ है ही कैश के ऊपर हुँ, या फिर मैंने की ही उसके अंदर इन्वेस्टमेंट है, तो हुँ, फिर मैं उसको बेचूँगा नहीं। इनफैक्ट मैं इस अपॉर्च्युनिटी का फ़ायदा उठाऊँगा कि अगर मुझे मार्केट नीचे मिल रही है, तो मैं और चीज़ें खरीदारी करूँ हुँ, हुँ। और अपना पोर्टफ़ोलियो और स्ट्रॉन्ग बनाऊँ। ओके, ओके। अच्छा, कौन-कौन से सेक्टर्स हैं जो आपको लगता है कि इस डिसीज़न से, जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा है उसके बाद जो है वो इम्पैक्ट हुए होंगे? देखिए, जो इंटरेस्ट रेट बढ़ने से उसी कंपनीज के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट आता है जो लेवरेज्ड हों, जिनके बैंक से या बाहर लोगों से लोन्स हो। हुँ, उसमें तो अभी जो मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड सेक्टर्स हो सकते हैं वो है सीमेंट सेक्टर, वो है टेक्सटाइल सेक्टर, वो है स्टील सेक्टर, क्योंकि ये 3 सेक्टर ही जो सबसे ज़्यादा लेवरेज्ड हैं। तो ओके। इनकी अर्निंग्स के ऊपर बिल्कुल इम्पैक्ट आएगा। लेकिन अगेन वही बात है कि हर कंपनी के ऊपर 40 पैसे, 50 पैसे, ₹1, ₹1.5 का इम्पैक्ट आ रहा है। तो वो चीज़ें तो ऑलरेडी प्राइस इन हुई हुई है मार्केट में। अगर मैं ये कहूँ कि फॉर एग्जांपल डीजी खान सीमेंट, उसकी हुँ, एनुअल रिजल्ट के ऊपर उसका इम्पैक्ट जो आएगा वो 40 पैसे का आ रहा है। तो अगर वो उसने अगर
लास्ट ईयर कमाया ही फॉर एग्जांपल 2 रुपए है, और अगर सुबह 4 40 पैसे का स्पॉट नुकसान हो जाता है तो 1 रुपए 60 पैसे की अर्निंग फिर भी आती है। हुँ, तो वो ऑलरेडी प्राइस हुई हुई है, डीजी खान ऑलरेडी 50 रुपए का शेयर चल रहा है, 52 रुपीज़ का शेयर चल रहा है। यहाँ से अगर इस इम्पैक्ट की वजह से कोई 2 ढाई रुपए और घट जाता है तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि शेयर बेच देना चाहिए। बल्कि इनफैक्ट मैं तो समझता हूँ कि अगर आने वाले दिन हमें अच्छे लगते हैं तो यहाँ पर हम बाइंग कर सकते हैं, और हम नीचे और लेवल्स बना सकते हैं जहाँ हमें और बाइंग करनी चाहिए। अच्छा, मतलब यू मैं मीन टू कोई से कि ऐसे जितना लॉस की बात नहीं देखिए, है। लॉस की बात ज़रूर है। हाँ। क्यों? लॉस इसमें ये नहीं है कि कंपनीज़ पे कितना इम्पैक्ट आ रहा है। लॉस इसमें ये है कि जितना भी इन्वेस्टर है, वो सारे के सारे अब बैंक्स की तरफ चले जाएँगे। इसका मतलब ये है कि आपकी इकोनॉमी जिस तरीके से चल रही है, अब चाहे वो आप प्रोडक्शन की बात करें, चाहे आप किसी कंपनी की बात करें, जो हुँ, कि प्रोडक्शन करती है, मैन्युफैक्चर करती है और वो हुँ, मार्केट में चीज़ें बेचती है, वो एक्सपोर्ट करती है, बिल्कुल, वो भी ये सोचेंगे कि हमें भी करने की ज़रूरत क्या है? हम भी अपने पैसे सारे उठा के बैंक में रख देते हैं। कोई भी बिल्कुल। इन्वेस्टर होगा, स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टर होगा, वो भी ये बोलेगा कि मुझे 10-12% डिविडेंड वाले शेयर्स की ज़रूरत क्या है? मैं 16% में बैंक में रख देता हूँ। कोई कमोडिटी वाला होगा या फॉरेक्स में काम करने वाला होगा, वो भी ये सोचेगा कि मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं इतनी स्ट्रेस लूँ और मैं इन हुँ, चीज़ों के अंदर ट्रेड करूँ, और एंड ऑफ द डे मुझे रिजल्ट ये मिलना है कि मैं 10-15% के लिए काम कर रहा हूँ। तो ज़ाहिर-सी बात है, फिर वो हुँ, सारे इन्वेस्टर्स का जो सेंटिमेंट है वो इस तरीके से नेगेटिव हो जाता है, वो वहाँ से अपनी इन्वेस्टमेंट ले जाके मूव कर देते हैं बैंक्स के अंदर। बैंक सिक्योर है, कोई रिस्क बैंक नहीं है, सिक्योर है। 1 साल के बाद आपको 16% रिटर्न मिल जाना है टैक्स काटने के बाद, और घर पे आपके 13% रिटर्न नेट ऑफ हुँ, होके आ जाएगा। तो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है आपकी बिल्कुल। बैंक में, तो लोग उस तरफ अगर ज़्यादा से ज़्यादा चले जाएँगे, तो यहाँ आपकी इकोनॉमी रुक जाती है। तो मेरे ख़्याल से तो ये बहुत कोई अच्छा डिसीज़न नहीं रहा, किया था कि आपने 1% यहाँ से इंटरेस्ट रेट बढ़ा हुँ, दिया। अच्छा, इसकी छोटी-सी बात ये है एग्ज़ाम्पल, अगर हमारी इकोनॉमी यूएस या कनाडा जैसी होती और उस वहाँ पर इंटरेस्ट रेट बढ़े तो सबको इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि एक-एक आदमी वहाँ पर लेवरेज्ड है। आपने सुना होगा कि आप जब बाहर मुल्कों में जाते हैं तो वहाँ पर आपका मेडिकल फ्री है, वहाँ पर आपकी एजुकेशन फ्री है, बहुत सारी वहाँ पर फैसिलिटीज़ हैं वहाँ जो पर वो प्रोवाइड फैसिलिटीज़ हैं, करते तो हैं वो जो या फैसिलिटीज़ है ना वो आपको अगेंस्ट द टैक्स मिल रही है। ठीक है? हुँ, तो आपने वहाँ पर देखा होगा, जो आप मोबाइल भी खरीदते हैं तो हमने जाके खरीद लिया, हमने $100 दिए और $1000 का फ़ोन खरीद लिया। हमने कोई भी दूसरी शॉपिंग करनी है, हमने गाड़ी भी खरीदनी है $50,000 की, हमने $5000 दिए और गाड़ी हमारे पास आ गई। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में हर चीज़, आप हो गई, मैं हो गई, कोई भी दूसरा बंदा हो गया, हुँ, हम कैश पर चीज़ें वाले लेने वाले लोग हैं। ऐसे ही तो है। जब हम ले कैश पर रहे हैं, हमारा कोई लोन नहीं है बैंक्स के ऊपर, तो फिर हम किस चीज़ को बचाने के लिए अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं? वहाँ पर उन मुल्कों में जब आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो वहाँ पर आपका परचेज़िंग पावर टूटता है। जब वो परचेसिंग पावर टूटता है तो फिर आपकी जो डिमांड है वो कम होती है और इन्फ्लेशन आपकी अल्टीमेटली कम हो जाती है। अगर हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की इन्फ्लेशन 21% की 23% हमें आगे दिख रही आती हुई, हुँ, और उसके अगेंस्ट में हम इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, तो हमारी पावर परचेसिंग पावर कम होगा, तो मैं इस चीज़ को अग्री नहीं करता, क्योंकि पाकिस्तान में 90% लोग कैश पर चीज़ें लेने वाले लोग हैं। 10% लोग जो हैं वो कैश पर नहीं लेते हैं, वो सारी आपकी कंपनीज हैं जिन्होंने बैंक से लोन लिए हुए हैं, वो हुँ, लोग हैं जिन्होंने लोन लेकर अपने दूसरे बिज़नेस स्टार्ट किए, वो बहुत कम आवाम है आपकी। तो उस 10% से कोई हमारी 100% आवाम पे कोई इम्पैक्ट नहीं आना है। तो मेरे हिसाब से तो ये डिसीजन ही अच्छा नहीं कि आपने 1% इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। ये तो सिर्फ़ आपने ये किया है कि जो चलती हुई, जो छोटी तो हुँ, थोड़ी बहुत चलती हुई चीज़ें हैं उसको आपने और रोक दिया। क्योंकि इस सिनेरियो में कोई बंदा बिज़नेस नहीं करना चाहेगा। बिल्कुल, राइट तो नाउ ये जो इसका तो सिचुएशन मैं है देख रहा हूँ कि इसका बिल्कुल, नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी इकोनॉमी पर आएगा। ऐसा डेफ़िनिटली। नहीं है कि सिर्फ़ हमारी मार्केट के ऊपर आएगा। जैसा कि आपने खुद बताया कि रिस्क फ्री चीज़ों पे लोग बिल्कुल। ज़्यादा मूव करते हैं और जहाँ रिस्क के फैक्टर्स ज़्यादा हैं वहाँ डेफिनेटली कोई भी उसको इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं होगा। अच्छा, नेक्स्ट मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि स्टॉक मार्केट के हवाले से मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो टेक्निकल एनालिसिस है और जो फंडामेंटल एनालिसिस उसको थोड़ा सा आप डिफरेंशिएट करें कि बेसिकली उन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस की जब आप बात करती हैं तो हम बात कर रहे हैं रिसर्च की। फंडामेंटल एनालिसिस ऐसे हैं जैसे कि आप आज सोचती हैं कि मुझे आज ये बिज़नेस स्टार्ट करना है। तो हुँ, जब मुझे कोई बिज़नेस स्टार्ट करना होगा तो फिर मैं उसकी बिल्कुल डेप्थ में जाऊँगा कि वो बिज़नेस कौन-कौन कर रहा है, उसकी रॉ मटेरियल्स क्या है, जब मैं इसको इम्पोर्ट करूँगा तो मेरी कॉस्ट क्या होगी, जब मैं फिनिश्ड गुड्स बनाऊँगा तो मेरी कॉस्ट क्या होगी और वो मार्केट में कितने का बिकेगा, मेरा मार्केट शेयर क्या हो सकता है, क्या होगा इनिशियली स्टार्ट करूँगा तो, और मैं कितने टाइम पे प्रॉफिट में आ जाऊँगा, जब मैं प्रॉफिट में आ जाऊँगा तो वहाँ से मेरी ग्रोथ कितने टाइम में बनेगी। प्रॉपर सर्वे तो करने के बाद। आप सर्वे करेंगे, तो इसी हुँ, तरह फंडामेंटल एनालिसिस जो होता है ना वो आपकी प्रॉपर डीप रिसर्च होती है कि ओके, अगर एक कंपनी आज ये कर रही है तो वो कल इस सिनेरियो में क्या कर सकती है, डॉलर बढ़ जाने के बाद उसकी कॉस्टिंग पे कितना इफेक्ट पड़ता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाने के बाद उसकी कॉस्टिंग पे कितना इफेक्ट पड़ता है, और जो दूसरे हमारे पॉलिटिकल मामलात हैं या हमारी किसी भी वजह से जब इकोनॉमी को बिल्कुल जैसे अभी हॉल्ट लगा हुआ है, इन हुँ, हालात में हमारी अर्निंग्स आने वाले दिनों में कितनी हो जाएगी, तो क्या आज इन बेसिस के ऊपर मैं इस रेट के ऊपर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ कि नहीं। हुँ,
तो जब आप फंडामेंटल एनालिसिस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो आपका व्यू होता है साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल का। फिर हम लॉन्ग इसके टर्म अंदर प्लान लॉन्ग टर्म होता है। प्लान्स होते हैं ओके, कि भाई मुझे 5 साल में मेरी इनकम क्या हो जाएगी, इसके अंदर मुझे डिविडेंड्स कितने मिलेंगे, मैं कितना सिक्योर हूँ क्या इन्वेस्टमेंट इसमें करने में। बैकअप प्लान्स भी रखना ज़रूरी होता बहुत है? ज़रूरी है कि आपको कनेक्टेड रहना पड़ता है उस इंडस्ट्री के साथ, जिस इंडस्ट्री में आपने रिसर्च की है, जिस इंडस्ट्री में आपने फंडामेंटल एनालिसिस किए हैं, कि वो इंडस्ट्री क्या टाइम टू टाइम वैसा ही परफॉर्म कर रही है, क्या उसके अंदर ये जो हालात बदलते हैं, कभी पॉलिटिकल हालात बदल जाते हैं, कभी इकोनॉमिकल हालात बदल जाते हैं, कभी हुँ, फाइनेंशियल हालात बदल जाते हैं, कभी हमारे पास रिजर्व में पैसे नहीं होते, कभी हमें पेमेंट करनी है, ट्रू। कभी हमारा डॉलर ऊपर चले जाता है। इन सारी चीज़ों से हर चीज़, हर कंपनी के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है। जब उस इम्पैक्ट को हम ऑलरेडी इस रिसर्च के अंदर प्राइस इन कर लेते हैं हुँ, कि जब अगर ऐसा होगा तो फिर इसकी अर्निंग पे ये इफेक्ट आ जाएगा, अगर ऐसा होगा तो उसकी अर्निंग पे ये इफेक्ट आ जाएगा। लेकिन अगर वो सारे मामला स्मूथली चल रहे हो, इनफैक्ट अगर कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई बेहतरी आ जाए तो वो फिर अच्छा भी हो, तो उनको भी हम प्रेजेंट करके चलते हैं कि अगर थोड़ी सी बेहतरी आ जाए तो फिर उसका रेट ये हो जाना चाहिए, उसका डिविडेंड ये हो जाना चाहिए, उसकी अर्निंग ये हो जानी चाहिए। अगर वो सेम सेम सिनेरियो सेम हालात में चल रहा है तो फिर इसकी अर्निंग कंसिस्टेंट भी अगर रहती है तो हमें कंसिस्टेंट ये डिविडेंड भी मिलेगा। तो हमें ये पता होता है कि ठीक है 5-10 साल में हम ये टारगेट कर सकते हैं। वेयर एज टेक्निकल एनालिसिस का ऐसा नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस इसके ऑपोज़िट है वो। नहीं, ऑपोजिट नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली इट्स हिस्टोरिकल डेटा, कि हिस्टोरिकल किसी भी स्क्रिप्ट ने या हिस्टोरिकली किसी भी चीज़ ने कैसा परफॉर्म किया है, हुँ, उस बेसिस के ऊपर हम ये अज्यूम करते हैं कि अगर हिस्टोरिकली किसी ने 2008 में या 2013 में या 2015 में और आज 2022 में एक स्क्रिप्ट ने इस तरीके से परफॉर्म किया था कि वो 20% गेन देती थी, फिर 5% करेक्शन लेती थी, फिर वहाँ से नया 20% गेन देती ओके, थी, तो उस सिनेरियो में उसकी अर्निंग्स भी बढ़ती जा रही थी और अच्छी खबरें भी आती जा रही थी। तो ओके। वो सारी सिनेरियोज के अंदर टेक्निकल एनालिसिस चेक्निकल चार्ट के ऊपर उस कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया, तो वो सारा होता है हिस्टोरिकल डेटा की बेसिस के ऊपर। तो जब अब मैं अगर ये देखने जाऊंगा कि आने वाले एक महीने में या एक दिन में या एक हफ्ते में मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकती है, तब मैं उन चार्ट्स के ऊपर हुँ, वर्किंग करता हूँ। तो जब मैं उस चार्ट्स के ऊपर वर्किंग करूंगा तो मुझे मालूम होगा कि ठीक है, इन रेट्स के ऊपर, इन लेवल्स के ऊपर, इस इतने साल पहले इस स्क्रिप्ट ने ये इस तरीके से परफॉर्म किया था। तो अगर मैं उसी के साथ लेके चलता हूँ चलूँ, तो वो इस तरीके से परफॉर्म कर सकता है। तो वो बेसिकली मेरी शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए मैं टेक्निकल अच्छा एनालिसिस को लेकिन यूज़ करूँगा। मतलब हम जैसे आप कह रहे हैं कि हिस्ट्री में जाके हम चेक करते हैं कि हिस्ट्री, हिस्टोरिकल क्या हिस्टोरिकल या डेटा। तो टेक्नोलॉजी तो बढ़ती रहती है, चीज़ें तो इम्प्रूव होती रहती हैं और हालात भी बदलते रहते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक कि हमें उसको वहाँ से कंपेयर करके मतलब एक देखिए, मेरा एक क्वेश्चन होता है ये। क्या है, एक इन्वेस्टर की जो साइकी होती है ना, हुँ, वो पूरी दुनिया में एक ही है। चाहे वो हुँ, आप किसी भी मुल्क की बात करें, हुँ, इन्वेस्टर की साइकी एक ही होती है। अगर मैंने आज एक शेयर ₹50 में खरीदा है, तो मैं इन्वेस्टर हूँ, तो मैं उसको ₹40 पे नहीं बेचूँगा। ऑब्वियसली। लेकिन जिसने ₹40 पे खरीदा है, वो उसको ₹30 पे नहीं बेचेगा। इसी तरीके से जिसने अगर उसी इसको स्टॉक को ₹60 पे खरीदा है, मैं आपको अभी ओके। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ, तो वो हुँ, उसको उस हुँ, रेट पे नहीं बेचेगा। इनफैक्ट ₹50 पे जिसने खरीदा है, एक स्क्रिप्ट आज ₹60 है, ₹50 वाले जिसने खरीदा था उसने ₹60 पे नहीं बेचा क्योंकि उसने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है। लेकिन जब वो ₹50 पे आएगा ना, तो वो ही इन्वेस्टर पूरी कोशिश करेगा कि ₹50 को ये स्क्रिप्ट अभी ना तोड़े। तो वो वहाँ पर हुँ, और बाइंग करने भी आएगा। और ओके। जिसने उसको ₹60 पर बेचा होगा ना, तो वो यही कोशिश करेगा कि जब ये ₹60 है तो मैं दोबारा बेचूँ। तो ये एक इन्वेस्टर की साइकी है। लेकिन हुँ, इन्वेस्टर ऐसा नहीं है कि अगर मैंने ₹50 पे लिया है, तो मैं ₹60 पर भी लूँगा। ये मैं बिल्कुल करूँगा, डिपेंडिंग ऑन कि मेरी रिसर्च किसमें है। लेकिन हुँ, अगर आपने उसको स्टॉक को ₹60 पे बेचा होगा ना, तो आप अब भी कोशिश ये करेंगे मैं ₹60 बेचूँ, मुझे दोबारा ये ₹50 पे मिल सकता है। तो ये एक इन्वेस्टर की साइकी, और क्योंकि इन्वेस्टर हम बोलते हैं कि एक साथ 10 हैं, तो हुँ, हर 10 के 10 लोगों ने एक अलग परफॉर्मेंस दी है उसी स्क्रिप्ट में, उन्हीं रेट्स के ऊपर। ओके। तो वो उन्हीं रेट्स के ऊपर हम इसको अज्यूम करते हैं कि वो उन्हीं रेट्स के ऊपर वही एक्टिविटी दोबारा करेगा जो उसने 5 साल पहले की है। फॉलो कर रहे होते हैं लाइक दिस कि एवरी सिंगल या थिंग। तो जब ओके। आप इन्वेस्टर की साइकी की बात करते हैं हुँ, ना, तो वो हमेशा कोशिश यही करता है कि मैंने जो पास्ट में जिस तरीके से पैसे कमाए हैं, मैं उसी को अप्लाई करके इस बार भी पैसे कमाऊँ। ज़रूरी नहीं है कि हुँ, कोई दोनों साइड पे कोई भी इन्वेस्टर कामयाब हो। ₹50 पे लेने वाला भी ₹40 पे देख सकता है, और हुँ। ₹60 पे बेचने वाला भी ₹70 शेयर पे देख बिल्कुल सकता है। रिस्क तो है इसमें। बिल्कुल रिस्क है दोनों साइडों के ऊपर। हुँ, लेकिन वही बात है कि जब जो बंदा 60 पे बेच रहा है, वो ₹65 पे दोबारा खरीद लेगा, हुँ, क्योंकि फिर उसने सोचना है कि अभी ₹70 की तरफ जा रहा है। लेकिन जो फंडामेंटल एनालिस्ट, जो फंडामेंटल जिसने रिसर्च की हुई होगी, उसका तो हुँ। टारगेट ही ₹100 का है। उसने तो बीच में कहीं भी नहीं आना। एग्ज़ैक्टली वो तो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके वो बैठा हुआ लॉन्ग है टर्म या प्लानिंग करके बैठा हुआ है। तो जब हम मार्केट मेकिंग की बात करते हैं ना, जब हम देखते हैं कि ₹50 पे एक एक स्क्रिप्ट में 2 करोड़ शेयर का काम हो गया, हुँ, ₹60 पे उसमें 1.5 करोड़ का काम हो रहा है,
₹70 पे उसमें 1 करोड़ या 50 लाख शेयर का काम हो रहा है, तो वो बेसिकली होती वही साइकी है कि ठीक है, अगर वो शेयर जितना बढ़ता जाएगा वहाँ पर या तो आपका वॉल्यूम्स बहुत बढ़ जाएंगे, लेकिन अगर आप नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स देखेंगे ना, उसके अंदर बढ़ रहे होंगे अगर एक स्क्रिप्ट की प्राइसेस बढ़ रही हैं। तो ओके। ये बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर फ़र्क सिर्फ यही है कि टेक्निकल एनालिसिस बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा होता है, फंडामेंटल एनालिसिस जो होता है आपकी टोटल रिसर्च होती है। अच्छा, मैं आपको इसके साथ ये बताता चलूँ कि टेक्निकल एनालिस्ट और फंडामेंटल एनालिस्ट कभी भी इनकी आपस में नहीं बनती है। व्हाई? ये हमेशा ये समझता है कि फंडामेंटल एनालिस्ट टेक्निकल कहता है कि वो गलत है, हाँ। हम सही कर रहे हैं, फंडामेंटल एनालिस्ट कहता है कि टेक्निकल गलत है, हम सही कर रहे हैं। मैं ये ओके। समझता हूँ कि दोनों को मिक्स करके चलाना चाहिए, क्योंकि अगर मेरा अपना पोर्टफोलियो हो तो इस एटलीस्ट इस पॉइंट ऑफ टाइम में जो मेरी एज है, मैं उसमें कभी भी ये नहीं सोचूंगा कि मेरी 100% इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टेड हो। मैं ये हम्म। सोचूंगा कि मैं कुछ हिस्सा अपना इन्वेस्ट करूं और कुछ हिस्से के साथ में 6 महीने की ट्रेड लूँ और कुछ हिस्से के साथ में अपनी शॉर्ट टर्म ट्रेड लूँ, 1 हफ्ते 1 महीने की, ताकि ओके। क्या है कि मैं हर किस्म की इन्वेस्टमेंट से हम्म। एक मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकूं। बिल्कुल, आप शॉर्ट टर्म भी इन्वॉल्व रहें और लॉन्ग रन भी एग्जैक्टली आपकी exactly. प्लानिंग्स हों। तो जो मैं काम शॉर्ट टर्म में करूंगा उसके लिए हम्म। मैं टेक्निकल चार्ट्स यूज़ बिल्कुल करूंगा, बिल्कुल। जो कि हमारी वेबसाइट पे आपको दिखेंगे, सारी ठीक है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई भी है। और अगर मुझे लॉन्ग टर्म के लिए करना होगा तो मैं उसमें फंडामेंटल अपनी रिसर्च करूंगा, लेकिन मैं करूंगा सब कुछ ताकि मेरा पोर्टफोलियो मुझे मैक्सिमम रिटर्न दे सके। ओके। तो दोनों एनालिसिस अपनी जगह जो है वो करेक्ट हैं, लेकिन मेरे नज़दीक दोनों ठीक है। ठीक है। अच्छा, रिसर्च जो है वो टेक्निकल में भी नहीं है शामिल, क्योंकि जब आप किसी की हिस्ट्री कर रहे हैं स्टडी, तो डेफिनेटली आप उस पर कहीं ना कहीं तो रिसर्च कर रहे बिल्कुल होंगे। होती है, व्हाट डू यू से? बिल्कुल होती है। टेक्निकल चार्ट्स की जब हम बात करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस की हम बात करते हैं जब, तो उसके अंदर भी रिसर्च होती है, लेकिन वो टेक्निकल रिसर्च होती है, वो फंडामेंटल रिसर्च होती है। ओके। उसमें ये नहीं होता कि मैं टेक्निकल एनालिसिस में ये नहीं होता कि कितनी प्रोडक्शन होगी, कितनी इंपोर्ट की है, कितना माल बिकेगा, या कितना डिविडेंड आएगा, नहीं। कितना प्रॉफिट टेक्निकल होगा? नहीं, वो सारी चीज़ें नहीं है। ओके। टेक्निकल एनालिसिस में सिर्फ जो रिसर्च होगी वो ये होगी कि जितने भी टेक्निकल एनालिसिस में हमने उसके इंडिकेटर्स यूज़ किए हुए हैं, या जितनी भी हमने अपनी स्ट्रैटेजीज यूज़ की हुई हैं, वो पास्ट में क्या रही हैं और वो अब क्या हो ओके सकती है, ओके तो वो आप अपनी स्ट्रैटेजी और इंडिकेटर्स के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं कि ओके कौन से इंडिकेटर्स उस वक्त चले थे और कौन से इंडिकेटर्स अब चल रहे ओके। हैं। डीप रिसर्च नहीं होगी, डीप नहीं रिसर्च नहीं, टेक्निकल फंडामेंटल टेक्निकल उसमें एनालिसिस की इन्वॉल्व। भी डीप रिसर्च होती है, आसान नहीं है, लेकिन ये है कि अच्छा। फंडामेंटल एनालिसिस आपको 1 महीना लगता है तो टेक्निकल हाँ। एनालिसिस में आपको 1 हफ्ता लगता है, इतना ओके फर्क ये हो सकता ओके है। ओके। लेकिन डीप रिसर्च दोनों में है, ऐसा दोनों नहीं में कि कोई है। भी चीज़ आसान है। ओके। अच्छा, यासिर, नेक्स्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अभी रिसेंटली कंट्री जो है वो 123% डिफ़ॉल्ट पे जो है वो जा चुका था। और रिसेंटली जो स्टेटमेंट आई, जो आपने स्टार्ट में भी थोड़ा सा जिक्र किया था, कि इसहाक डार की एक स्टेटमेंट आई है कि टाइम से पहले जो है जो भी पेमेंट्स हैं वो क्लियर कर देंगे, तो वो कंडीशन नहीं आएगी कि कंट्री जो है वो डिफ़ॉल्ट की कंडीशन पर जाए। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, जब हम क्रेडिट स्वैप डिफ़ॉल्ट की बात करते हैं, हम्म। अ, तो पिछले 1 महीने से बहुत ज़्यादा रूमर्स थी कि हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे, लेकिन कोई भी ये समझने के लिए तैयार नहीं है कि हम कैसे डिफ़ॉल्ट करेंगे। आपके पास आज भी जो स्टेट बैंक के रिजर्व में पैसे पड़े हुए वो $7 बिलियन हैं, हम्म। और आपके बैंक के पास $8 बिलियन पड़े हुए हैं, जो क्यूमुलेटिव आपके पास $15 अरब पड़े हुए हैं। हम्म। आपकी जो एनुअल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो करंट अकाउंट डेफिसिट जो खसारा है, वो ऑलमोस्ट $5 बिलियन का है। ओके। आपके पास जो मुल्क में इनकम आती है वो रेमिटेंसेस में आ रही है, वो एक्सपोर्ट करके आ रही है। तो एंड ऑफ द डे जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारी इस वक्त कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं है जिसमें हम डिफ़ॉल्ट कर सकें। हमारी जो 5 दिसंबर की जो पेमेंट थी वो थी $1.2 बिलियन, जो के अगेंस्ट हमने जो बॉन्ड्स इशू किए थे और उसके अगेंस्ट में ये पेमेंट करनी है। जब $15 अरब हमारे पास पड़े हुए हैं तो फिर हमें डर किस बात का? डिफ़ॉल्ट हम नहीं कर सकते, ओके। कोई सूरत नहीं हम अमीन डिफ़ॉल्ट साहब करेंगे। एग्री करते हैं इसहाक डार की स्टेटमेंट से कि टाइम से पहले ये पेमेंट हो जाएगी? व्हाट डू यू थिंक अबाउट देखें, हिज जो स्टेटमेंट? जो आप 123% डिफ़ॉल्ट का जो आप परसेंटेज बता रही है हम्म। ना, वो जो रूमर्स बेस्ड होता है, हम्म। वो बेसिकली मार्केट ड्रिवन होता है। ऐसा ओके। नहीं है कि उसको हमारी गवर्नमेंट ने बोला कि हम डिफ़ॉल्ट होने वाला है, या हमारा कोई हम्म। ऑफिशियल्स बोल रहे हैं कि हम डिफ़ॉल्ट होने वाले हैं। वो मार्केट ड्रिवन रेट है जो दुनिया एक्सपेक्ट करती है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। हम्म। लेकिन मेरे नज़दीक हम अभी डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहे। हाँ, अगर आप बात करें कि हम क्या डिफ़ॉल्ट आने वाले दिनों में कर सकते हैं, तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि दिसंबर के एंड में हमारी फिर $8-9 अरब की ये पेमेंट कब करनी है, कौन सी डेट अभी को? तो देखिए 5 दिसंबर को होनी फिफ्थ थी, जिस पे दिसंबर को। हिसाबदार ने कहा था कि हम 2 दिसंबर को कर और ये देंगे। कितनी पेमेंट थी? ये $1.2 बिलियन की ओके। पेमेंट है।
जिस पे साहबजाद ने ये कह दिया कि मैं ये सेकंड को कर दूंगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास इतने तो पैसे पड़े हुए हैं कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है और हमें हम अभी डिफ़ॉल्ट नहीं होते। तो अगर ओके, वो पैसे पहले पेमेंट करने के लिए तैयार ओके। होगा तो। उसके बाद हमारी दिसंबर एंड में $9 बिलियन की पेमेंट है जो हमने कर्जे लिए हुए हैं। ये वो नेक्स्ट पेमेंट है? नहीं, नेक्स्ट पेमेंट जो है वो 2024 में है, वो अच्छा, अभी नहीं है। ओके, 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 उस पे हम बाद में 2024 बात हाँ, करते हैं, जी। अभी जो दिसंबर के अंदर जो पेमेंट ओके। आएगी जो हमारे को कर्जों के अगेंस्ट में पेमेंट करनी है हुँ, 8-9 बिलियन डॉलर्स की, वो तो हम सालों से रोल ओवर करवा देते हैं, या तो वो भी रोल ओवर हो जाएगी। ओके, तो उसमें भी कोई मसला नहीं है। ओके। दिसंबर की है, रोल ओवर हो जाएगी, 6 महीने आगे चले जाएगी, साल आगे चली जाएगी। और इसके दौरान ही हमें और यानी जो अभी तक मामला चलता आ रहा है वैसे ही आगे। वैसे ही चलता रहेगा। एग्ज़ैक्टली। हम कोई मतलब हम बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे, मैं नहीं कहूँगा कि हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि हम डिफ़ॉल्ट नहीं हो रहे। पहली बात, हुँ, अगर दिसंबर में 8-9 बिलियन डॉलर्स की पेमेंट है, हुँ, तो वो हमें करनी नहीं है, वो तो हम उसको रोल ओवर करा देंगे, तो वो 6-8 महीने 1 साल के लिए फिर आगे चले जाएगी। हुँ, फिर जो नेक्स्ट बॉन्ड्स की जो सुकूक की जो पेमेंट है, वो फिर 2024 अप्रैल में करनी है, वो भी 1 बिलियन 1.2 बिलियन डॉलर है। अब तब तक तो हमारे पास ऑलरेडी पैसे भी आ चुके होंगे, गवर्नमेंट्स भी हुँ, चेंज हो गई होगी। मुझे ऐसा लगता है कि 2023 में इलेक्शन हो जाएँ, हुँ, तो हुँ। जब नई गवर्नमेंट आ जाएगी, तो वो फिर अपनी नई स्ट्रैटेजी, नई पॉलिसीज़ लेके आएगी, तो उनके ऑब्वियसली, पास नए रास्ते ऑब्वियसली। होंगे कि किस तरीके से पैसा जनरेट करना है। बिल्कुल। तो मुझे इस वक़्त कतई नहीं लगता कि हम कभी भी आने वाले दिनों में डिफ़ॉल्ट होने वाले हैं। हाँ, जब हम ये पेमेंट कर देते हैं 22 दिसंबर को जब हमें पेमेंट करनी है, ये पेमेंट कर देते हैं, उसके बाद डॉलर के साथ क्या होता है, उसके बाद हमारे हालात क्या हो जाते हैं, उसकी बेसिस के ऊपर हम नई चीज़ें बता सकते हैं कि हम रिवर्स जा रहे हैं कि हम फॉरवर्ड जा रहे हैं। हुँ। लेकिन हम ना डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं और ना ही मुझे मज़ीद हालात ख़राब होते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट मुझे आने वाले दिनों में हालात अच्छे होते हुए दिख रहे हैं। अच्छा, ऐसा क्यों है? आपको बेहतर होते हुए कैसे दिख रहा है? आई मीन कि जहाँ तक मेरा ख़्याल है कि अभी राइट नाउ हर कोई करंट सिचुएशन से परेशान है। देखिए चाहे वो अवाम हो गई, इवन गवर्नमेंट और ज़्यादा परेशान है, तभी तो अवाम परेशान हो जाती है। सो आपने ये जो एक देखिए गुड न्यूज़ सुना है, ये नहीं, क्यों है? देखें परेशानी तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे नसीब में है। कोई भी ऐसी गवर्नमेंट मैं नहीं कहूँगा जिसने अभी तक कोई आके ऐसा काम किया हो जिसकी बिना के ऊपर मैं ये कह सकूँ कि हमें 10 साल और 20 साल हमें अच्छे लग रहे हैं। हर हाँ, गवर्नमेंट आती है अपने 3 साल सुकून से निकालती है, 2 साल हम वापस उसी तरीके पे उसी ऐसा जगह ही पे है। जाके खड़े हो जाते हैं जहाँ हम 5 साल पहले थे। जो एक लोगों को होप होती है, वो एग्ज़ैक्टली। ख़त्म हो तो अगर जाती हम है। इसको बिगर पिक्चर में देखें तो हमने 75 साल में क्या किया? 75 ईयर्स में हमने कुछ भी नहीं किया है। हमने सिर्फ़ उधार लिए और हमने अपनी इकॉनमी को धक्का देके स्टार्ट किया है बस। ट्रू। हमने कुछ भी नहीं किया है। हम आगे भी इसी तरह चलते रहेंगे। तो अगर हम 5 साल पहले अगर अपनी इकॉनमी से खुश थे, तो आज भी हमें खुश रहना चाहिए, हम डिफ़ॉल्ट नहीं हो रहे हैं। आने वाले दिन खराब हो सकते हैं, लेकिन हुँ, ऐसा नहीं हो सकता कि हम तबाह हो जाएँगे। हुँ। और जब गवर्नमेंट आ जाती है, तो वो इतनी अपने आप को परफ़ॉर्मेंस देने के लिए इतने पैसे ले आते हैं, बाहर से उधार के पैसे होते हैं, लेकिन वो ऐसा इतने ही ले है। आते हैं कि हमारी इकॉनमी चल पड़ती है। हुँ, तो हम इसी तरीके से खुश हैं। हाँ, अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि हम 10 साल, 20 साल के बाद अपने आप को कहीं देखते हैं, तो हम अपने आप को कहीं नहीं देखते हैं। हाँ, लेकिन ये मुल्क इसी तरीके से चलता रहेगा जिस तरीके से आज चल रहा है, जिस तरीके से 5 साल पहले चल रहा था, जिस तरीके से वो 10 साल पहले चल रहा था, जिस तरीके से वो 20 साल पहले चल रहा था। कोई चेंजेस नहीं आनी है। अनलेस कोई एक गवर्नमेंट ऐसी आ जाए जो हमें आज की जनरेशन को ये कह दे कि मैं जो आज करने जा रहा हूँ वो 10 साल और 20 साल के बाद आपके बच्चों के लिए फ़ायदा है, तो मैं इस बात में शायद मेरी बातों में फ़र्क आ जाए, लेकिन आज की तारीख में ऐसा कुछ भी नहीं है। हुँ। और जब हम ये कहते हैं कि हालात क्यों मुझे बेहतर दिख रहे हैं, तो अगेन मुझे हालात इसलिए बेहतर दिख रहे हैं क्योंकि ये अभी आपको अभी ही कुछ टाइम में बेहतर दिख रहे हैं या कोई प्रेडिक्शन आपकी दूर की है? नहीं, अब आप देखें, अगर मैं ये बात करता हूँ कि अभी जैसे हुँ, पीडीएम आ गई, हुँ, उन्होंने अपने 4-5 महीने निकाल लिए। उस महीने में हमने देखा कि पीडीएम के आने से पहले तो हमारे हालात बहुत अच्छे दिख रहे थे हमें नंबर्स पे। पीडीएम आ गई, हमारे हालात बहुत ख़राब हो गए। इंटरेस्ट रेट्स चलें, आपका कोविड आया, कोविड के बाद इतनी तबाही हुई, ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरी या दुनिया में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं। लेकिन पूरी दुनिया में इसलिए बढ़ रहे हैं ताकि वहाँ की डिमांड को कर्ब किया जाए और डिमांड को कम करके ताकि चीज़ें इन्फ्लेशन की तरफ ना जाए। लेकिन हमारे पास तो ऐसा कोई इसका चक्कर ही नहीं। सप्लाई पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? अगर डिमांड जो आप कह रहे हैं कम हो जाती है तो उन कंट्रीज़ में सप्लाई का देखें, सप्लाई पे जब मैं ये कहता हूँ कि हम इंटरेस्ट रेट इसलिए बढ़ाते हैं ताकि उसकी डिमांड को हम कंट्रोल कर जाएँ, कंट्रोल कर लें। ठीक है? ताकि हम इन्फ्लेशन की तरफ ना जाएँ। हुँ, तो जब जब आप सवाल ये करते हैं कि उनकी सप्लाई पे क्या फ़र्क पड़ता हुँ, है, तो आप ये सवाल करें कि जब वो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो हम उनकी परचेज़िंग पावर को तोड़ने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं ना। हुँ, तो जब बिल्कुल। हम उनकी परचेज़िंग पावर को तोड़ने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, तो फिर आपकी जो अर्निंग्स हैं आने वाले दिनों में, हुँ, उन पे इम्पैक्ट ज़रूर आ सकता है, लेकिन आपकी इकोनॉमी ख़राब नहीं होती है, आपके रिज़र्व्स ख़राब ओके, नहीं होते हैं, जो ओके। हमारे कर्ज़े हैं मुल्क के ऊपर वो नहीं बढ़ते हैं। अभी तो हमारा मसला है कि हमारा इकोनॉमिकल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस वजह से अगर हम अभी बात करें कि हम यार्न की बात करते हैं, जो हमारी कॉटन बेल्स हैं। लास्ट ईयर तक हमारे पास इतनी कॉटन बेल्स थी कि हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बूम पे जाती थी। हुँ, अभी जो हमारे पास सैलाब आए, उन सैलाब की वजह से हमारी फसलें ख़राब हो गई, तो हमें इस साल कॉटन इम्पोर्ट करनी पड़ेगी।
अब जब बिल्कुल हम ऐसा ही इम्पोर्ट है। की बात करते हैं तो फिर हम अपने रिजर्व के ऊपर इम्पैक्ट डाल रहे हैं। तो जब हमारे रिजर्व्स खाली होंगे तो हमारे डॉलर के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। तो इस ट्रू। वक्त अगर हम यूँ बात करें कि हमारे इकोनॉमिकल हालात क्या हैं, वो तो बिल्कुल ही खराब हो चुके हैं। खराब हो चुके हैं, खराब हो चुके बिल्कुल। हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव लें, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। ये हमेशा से हमारे हालात ऐसे ही रहे। और ये एक कुदरती चीज़ थी कोई जो कुदरत रिसेंटली हुआ। देखिए, आई सैलाब मीन कि वो कुदरती मैं हो सकती सैलाब है। की बात कर रही हूँ कि उसमें जो इतना ज़्यादा जो नुकसान हुआ है हाँ, कुदरती फसलों को ऑल ओवर। बिल्कुल, सैलाब बिल्कुल। कुदरती हो सकता है, लेकिन हमारे हालात कुदरती नहीं है, हमारे हालात हमारी वजह से ऐसे हैं। वो तो ऑब्वियसली उनके बिल्कुल। फेवर में तो मैं कभी भी नहीं लेकिन जब हम ये बात करते हैं कि मुझे आने वाले हालात अच्छे लग रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि अब जब नई गवर्नमेंट की हम तैयारी करते हैं या इसी गवर्नमेंट की हम बात करें, जब वो इलेक्शन की बात करते हैं, तो हम ये अज़्यूम कर लेते हैं कि इन हालात के बाद, अभी आपने ये भी सुना होगा कि सऊदीया पाकिस्तान को अब पैसे नहीं देगा, लेकिन वो पाकिस्तान के एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कर देगा। तो जब हम हम्म। इनकी इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट एंटिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की बात करते हैं। हम्म। गवर्नमेंट एंटिटीज़ कौन सी है? पाकिस्तान पेट्रोलियम है, पीएसओ है, ओजीडीसी है। तो वही कह रहे हैं कि हम आप आपको आपको पैसे उधार नहीं देंगे, हम आपकी एंटिटीज़ ले लेंगे। कर्जा हम नहीं जब देंगे हाँ, या उधार, तो ठीक है। हम आपके शेयर्स खरीद लेते हैं। तो जब हम हमारे हमारे जब हमारे वो शेयर्स खरीदे तो इन कंपनीज़ के पास पैसे आ जाते हैं। इन हम्म। कंपनीज़ के पास पैसे आ जाते हैं तो वो डिविडेंड देने के लायक हो जाती है, कि आपका सर्कुलर रेट का मसला खत्म हो जाना चाहिए, जो उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट आपकी इकोनॉमी के ऊपर है। हम्म। तो ये सारी चीज़ें एक साइकिल चल रही है, वही साइकिल बिल्कुल। इसी तरीके से चलती रहेगी। जिस तरह से चलती आ हाँ, रही जब है उसी आने वाले तरीके से। दिनों में जब बाहर से हम पैसे ला रहे होंगे, तो हमारे डॉलर पे भी अच्छा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा होगा। डॉलर हमारा हमारा रुपया मजबूत होएगा, डॉलर हमारा सस्ता होना शुरू हो जाएगा। तो हालात बेहतर होने चाहिए। उस सिनेरियो में आपकी स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा पॉजिटिव तो आपको अभी परफॉर्म कोई करेगी। उम्मीद है, कोई होप है मुझ बाहर से, आई मीन कोई मुझे मदद होप की, नहीं। कर्ज की, मतलब क्या कोई ऐसा लग रहा है? क्योंकि ऑलरेडी इतना कर्जा है जो कि मतलब जब आप मदद की उतारे बात जा करती रहे में हैं, ही वो। जब आपने मदद की बात की तो मुझे अपने आप के अंदर बुरा लगा। कि हमें मदद क्यों करेगा कोई? क्या हम हाँ, खुद मुख्तार नहीं क्या हैं? उस खैर, कंडीशन ये एग्जैक्टली डिफरेंट टॉपिक है। इस वक्त मुझे यकीन है कि पैसा पाकिस्तान आ जाएगा, और आएगा। छोटा-मोटा नहीं, मतलब मैं 14-15 अरब डॉलर की बात कर रहा हूँ। तो अगर आज हमारे पास रिज़र्व में 15 अरब डॉलर पड़े हुए हैं और 14-15 अरब रुपए हमारे पास और बाहर से आ जाते हैं, तो हमारा वो एक रिज़ हेल्प ही है ना, ऑब्वियसली, बिल्कुल हेल्प है। लेकिन फॉर तो टाइम बीइंग। ये दुःख देती है बात कि हेल्प है, लेकिन होना ऐसा नहीं है। तो जब वो हकीकत यही है, हम हकीकत यही हकीकत है, झुटला नहीं बिल्कुल ऐसा सकते ही है। ऑब्वियसली। तो जब ऐसा होगा तो हमारा डॉलर भी कमज़ोर होगा, हमारा रुपया मजबूत हो जाएगा, हमारी इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी, चीज़ें टर्न टर्न करना शुरू हो जाएगी। जो इस वक्त मुल्क में लोगों के पास पैसे नहीं है, वो पैसे आना शुरू हो जाएंगे, चीज़ें जो महंगी हो गई वो चीज़ें सस्ती होना शुरू हो जाएंगी। इंशाल्लाह। तो ये सारी चीज़ें होनी है, वो आप सब देखेंगे अगले 1 डेढ़ साल के अंदर। इस वजह से मैं बड़ा होपफुल हूँ कि मुझे मार्केट के अंदर कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं दिख रहा। हाँ, क्योंकि अब 1% इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, सेंटिमेंट्स के ऊपर ज़रूर सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं। 1000 पॉइंट की करेक्शन आ सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये बाइंग अपॉर्चुनिटी कहलानी चाहिए हमारी नज़रों में। ओके यासिर, दैट्स ग्रेट। बहुत ज़बरदस्त आपके साथ इंटरव्यू रहा। बहुत पॉजिटिव बातें आपने की हैं ज़्यादातर, कि एक जो हमारे देखने वाले नाजरीन हैं उनके लिए एक उम्मीद है, एक होप है, जो आपने उजागर की है इस छोटे से इंटरव्यू के ज़रिए, और बहुत ही पॉजिटिविटी फैलाई है। दैट्स वेरी ग्रेट। इन द एंड मैं चाहूँगी कि आप हमारे व्यूवर्स को अगर कोई मैसेज कन्वे करना चाहते हों तो प्लीज़ इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए। मैं व्यूअर से यही कहना चाहूँगा स्टॉक मार्केट के हवाले से कि मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी किसी को भी मिल सकती है कि इस वक्त स्टॉक मार्केट आपकी बेतहाशा अंडर वैल्यूड है। अगर एक कंपनी की बुक वैल्यू 100 रुपये है तो वो आज आपको 30 रुपये में शेयर मिल रहा है। इसका मतलब 70% डिस्काउंट पे वो चीज़ आपको मिल रही है। ओके। आप मुझे बताएं कि अगर आज की तारीख में मुझे होंडा सिविक जो कि इस वक्त 80 लाख रुपए की है, मुझे कोई नीचे घर के नीचे खड़े होकर बोले कि ये 20 लाख रुपए में मैं आपको 0 मीटर गाड़ी दे रही हूँ, क्या आप नहीं लेंगे? कोई भी क्या नहीं बिल्कुल लेगा? बताएंगे, कमेंट्स में आंसर मैं आएगा आपको यहाँ बता से। रहा हूँ, मैं एक नहीं मैं 10 लूंगा। तो मैं उसी तरीके से लोगों को ये कन्वे करना चाहता हूँ मैसेज कि आप बिल्कुल स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट दिस इज द करने आएँ। राइट टाइम दिस टू इज़ द इन्वेस्ट, आप ये वेरी कहना राइट चाह रहे हैं? टाइम ओके। फॉर एटलीस्ट 1 ईयर फ्रॉम हियर, कि आपको यहाँ से बहुत अच्छे गेंस मिल सकते हैं अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट इस तरफ लेके आते हैं। आप ये ना सोचें कि हमें बैंक 16% दे रहा है तो हम क्यों स्टॉक मार्केट आए। मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट आपको 1 साल के अंदर 200% रिटर्न दे सकती है। ओके, और आप ये बिल्कुल श्योरिटी के साथ ये बात कह मैं रहे 70 लाख रुपए की सिविक 20 लाख रुपए में 10 लूँ, नहीं 100 भी ले लूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि जब मार्केट उसकी 70 लाख रुपए पे आएगी तो मैं वो बेचने आ जाऊँगा। तो इसी तरीके से ऑब्वियसली। जब वैल्यू आ जाएगी उस शेयर की, तो बिल्कुल वहाँ बेचना चाहिए। इस अंडर वैल्यू पे तो हमेशा शॉपिंग करनी चाहिए। बिल्कुल वॉरेन बुफे ने भी हमेशा यही कहा है। और बिल्कुल जितना भी बिल्कुल। स्मार्ट मनी है हमारी स्टॉक मार्केट का, हमारे पाकिस्तान का, वो इस वक्त स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है।
राइट डिसीजन जो है वो राइट टाइम पे लेना बेहतर है, और राइट टाइम आपको यासिर ने बता दिया कि दिस इज़ अ राइट टाइम। ओके यासिर, तो अभी हम एक छोटा सा सेगमेंट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रैपिड फायर। आई एम गिविंग यू टू ऑप्शंस, यू हैव टू पिक वन। आप रैपिड फायर करा करा के मुझसे टिप्पे निकलवा लेती है ओह माय गॉड, कैसा सारी। इल्जाम है मुझ पे, वो भी कैमरे के सामने। वाओ। अच्छा, हब पावर कैपको। हम्म। इतना टाइम नहीं है, क्या? जल्दी से पिक करना है। कैपको। ओके, सेरले सिटी फार्मा, सिटी फार्मा। ट्रीट यूनिटी फूड्स, यूनिटी। पीएसओ शेल, पीएसओ। ओजीडीसी पीपीएल, ओजीटीसी। पार्को एटक पेट्रोलियम, अटैक पेट्रोलियम। एंग्रो पॉलीमर एंग्रो कॉर्पोरेशन, एग्रो कॉर्पोरेशन। डस्कन ऑक्सीकैम, लॉटे केमिकल्स, लॉटे कैपिटल। एवीएन ऑक्टोपस। एवीएन। चलें, ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच सारी यासिर। टिप्पे ले ली आपने मुझसे। ओके, बिल्कुल। to invest in this market. Thank you so much यासिर for your time. ओके नाजरीन, तो आई होप आपको आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा और बहुत कुछ आपने सीखा होगा। लास्ट मैसेज पे ज़रूर गौर कीजिएगा यासिर के, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा प्रोग्राम के हवाले से। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।